हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों से लेके उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास। अगर हम बात करते हैं तो यह रीट में पूछा गया हिंदी का सेकंड है। अगर हम बात करते हैं तो जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, ओके, कब होने वाला है तो लगभग फरवरी 2025 के फरवरी के लास्ट में लगभग समथिंग डेट निश्चित की गई है। और जो है कि हमें संभवतः अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा राजस्थान सरकार। ओके, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2021 में हुआ था, आप उसको अगर कोई होगा तो इंटरनेट से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसी का ये हिंदी पार्ट है जो कि आपके सामने आज डिस्कशन करने वाला हूं मैं। तो बने रहिएगा, अंततः वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। यह सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपको परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग इसमें आगे चलते हैं और आज हम लोग देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 61 से लेकर 64 तक के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश पढ़ना है और 61 से लेकर हम लोगों को 64 तक के आंसर देने हैं इस गद्यांश के अनुसार। माफ करिएगा। चलिए देखिएगा क्या इस गद्यांश में बोला गया है। अगर इस गद्यांश की मैं बात करूं तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को साफ साफ मिल जाएगा कि गांधी जी अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की भी सीख दिया करते थे। गांधी जी अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को गरिमामय बताते हुए किया। ओके, गरिमामय मानते हुए किया। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। इसमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणी, ओके, आगे चलते हैं, अगले पेज पे है, अपने क्या है, जन कल्याणी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। क्या है, लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मस्तिष्क क्षैतिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। वे सही अर्थों में नायक थे। ओके, तो ये हम लोगों का क्या है, पूरा का पूरा पैराग्राफ था जो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इसके एक एक आंसर की तरफ चलेंगे। चलिए, तो 61वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि क्या है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, ओके, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहां धरती और आकाश मिलते हैं उसके लिए एक शब्द में क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विपिन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पारावर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है महानंद और डी कह रहा है कि क्षितिज। अगर हम बात करते हैं एक शब्द जहां धरती और आकाश होता है, उस लिहाजे से हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसे हम क्षैतिज बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं, माफ करिएगा, क्षैतिज नहीं होगा, क्षितिज होगा, क्षितिज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। आगे इसमें देखिएगा, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो उसे हम क्षितिज बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे बिना पलक झपकाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिमेष। क्या कहते हैं, अनिमेष। जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो उसे हम कहते हैं वाचाल। उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा 62 नंबर को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। क्या है, ईश्वर के दर्शन किए। वाक्य में रेखांकित शब्द है, जो रेखा है ईश्वर के दर्शन किए, तो ईश्वर वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सर्वनाम है, बी कह रहा है कि भावात्मक संज्ञा है, सी कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा है, डी कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, तो ईश्वर के दर्शन किए, तो उस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा,
जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। ईश्वर पे आप देखिए रेखांकित है, इसमें क्या हो जाएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे हम संज्ञा की बात करते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके, क्या है? समूहवाचक संज्ञा। आइए आगे और क्या है, तो इसके बारे में दिया है कि जातिवाचक संज्ञा। ओके, जिस संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, ईश्वर आदि। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 63 की। ओके, उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्य में काल है क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आसन भूतकाल है, बी कह रहा है कि संदिग्ध भूतकाल है, सी कह रहा है कि सामान्य भूतकाल है और डी कह रहा है कि पूर्ण भूतकाल है। तो इसमें आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। मतलब क्या है? कार्य हो चुका है, पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ओके, पूर्ण भूतकाल क्रिया है यह। आगे देखिएगा। उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर राज्य किया, शासन किया। इस वाक्य में भूतकाल पूर्णतः है। अगर हम काल की बात करते हैं तो देखिएगा काल क्या होता है, उसे बड़े ही ध्यान से। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यवहार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। भूतकाल की बात करते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। आगे देखते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। अब आप देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पहले भूतकाल की, क्या है? तो इसमें बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सामान्य भूतकाल, सीता गई, एकदम सामान्य है, सीता गई। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं आसन भूतकाल की, सीता गई का अर्थ कभी कभी हुआ है, कार्य अभी अभी हुआ है। सीता गई अभी अभी हुआ है। ओके, लेकिन सीता गई गई, लेकिन सीता गई है, सीता गई है, तो यह क्या होगा? अभी अभी कार्य हुआ है। वहीं अगर थर्ड नंबर की बात करते हैं तो पूर्ण भूतकाल, सीता गई थी। क्या है? सीता गई थी। तो यह क्या है? पूर्ण, एकदम कार्य पूर्ण हो चुका है कि सीता ही गई थी। आगे देखिएगा। संदिग्ध काल, सीता गई होगी। क्या आपको इसमें कंफर्म हो रहा है कि सीता गई थी, नहीं गई थी, आधे रास्ते गई, चली आई, वापस चली गई? इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है, सीता गई थी। ओके, तो इस तरीके से आगे देखिएगा। 4 की बात करते हैं तो हेतु हेम हेतु भूत, सीता जाती तो मैं आता, सीता जाती तो मैं आता। क्रिया पूर्ण होने वाली थी परंतु नहीं हुई है, सीता जाती तो मैं आता। ओके, तो इस तरीके से इसके भेद दिए गए हैं। आप एक एक भेद को याद रखिएगा। इस सेशन में अगर मैं बात करूं तो मैं पूरा क्वेश्चन तो आपको करा नहीं पाऊंगा, तो लगभग मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको 50 क्वेश्चन करा दूं, और सॉरी 15 क्वेश्चन करा दूं, और 15 क्वेश्चन मैं अगले सेशन में लेके करा दूंगा। ओके, तो हम लोग 60 से चल रहे हैं, 90 तक जाना है। तो हम कोशिश इसमें करेंगे कि लगभग 75 क्वेश्चन जो है कि आज कंप्लीट हो जाए। कितना? 75 क्वेश्चन आज मैं इस सेशन में कंप्लीट करा दूं। बाकी जो इसके आगे के जो 15 क्वेश्चन बचते हैं वो अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा सेशन लंबा भी नहीं होगा और अभी काफ़ी समय है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो धीरे धीरे हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगला शब्द है 64 हम लोगों का कि तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ओके, संधि विच्छेद किसका पूछ रहा है? तो तिरस्कृत का। ऑप्शन नंबर एक ये दिया है कि तिरस धन कृत। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि तिरस्कृत धन तो। सी दिया है तिर धन कृत। और ऑप्शन नंबर डी दिया है त्रिह धन कृत। अगर हम बात करते हैं त्रिस धन कृत का तो इसका इज द राइट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिरह धन कृत, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, तिरस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद तिरधन कृत हो जाएगा। तिरधन कृत हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि पाई जाएगी। किसका होगा? विसर्ग संधि। आइए विसर्ग संधि के बारे में देखते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। जैसे निधन च, निधन च, इसको हम लोग बोलते हैं निश्चय। क्या बोलते हैं? निश्चय। तिरधनकार, तिरस्कार। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 65 से लेकर 69 तक के उत्तर दीजिए। ओके, चलिए आंसर बिल्कुल हम लोग देंगे। इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं पद्यांश को, उसके बाद क्या होगा हम लोग आंसर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बीती विभावरी जगरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उस्मा नगरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लोया ललित भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। अंधेरों में राग अमंद पिए, अकालों में मलयग बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विरहरी विहागरी। ओके, तो ये हम लोगों का क्या था? पद्यांश था। अब हम लोग इसको देखते हैं और आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा कि बीती विभावरी वाक्यांश के लिए किसका वर्णन किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चिड़िया का, बी कह रहा है बालिका का, सी कह रहा है प्राकृतिक का, डी कह रहा है पुरुष का। तो बीती विभावरी का मतलब है यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है? तो प्राकृतिक का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा बीती विभावरी वाक्य में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? तो प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि प्रस्तुत कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है। जो हम लोग पद्यांश पढ़े थे उसमें किसे जगाने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आंबर को, बी कह रहा है उषा को, सी कह रहा है आली को, डी कह रहा है तारक गण को। ओके, तो उसमें जब आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया था आली को। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आली को जगाने की बात कही गई है इस कविता में। आगे चलते हैं। आली मतलब क्या होता है? तो प्रस्तुत कविता में आली मतलब भौरा को जगाने के लिए कहा गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है। क्या है? तो क्या है? खगकुल है, या फिर ताराघट है, अंबर पनघट है, या कुलकुल है। तो अगर हम बात करते हैं किसका? नाद सौंदर्य का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कुलकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलकुल शब्द से इसकी अभिव्यक्ति
की गई है। आगे देखिएगा, उपयुक्त पंक्ति 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह कुल कुल है। नाद सौंदर्य शब्द का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में अगर ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो उसे क्या कहते हैं, तो नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे खग कुल कुल सा बोल रहा है, खग कुल कुल सा बोल रहा है। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चलिए देखिएगा 68 क्वेश्चन कितना अच्छा है कि मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य पंक्ति में मुख्य अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, बी कह रहा है रूपक अलंकार, सी कह रहा है श्लेष अलंकार और डी कह रहा है यमक अलंकार। अगर हम बात करते हैं मधु मुकुल नवल रस गागरी में, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य में मुख्य अलंकार के रूप में रूपक अलंकार होगा। अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, मतलब गहना। देखिएगा क्या है? गहना। जैसे महिलाएं होती हैं, ओके, जब वो अपने सौंदर्य करती हैं, जब वो अपना मेकअप करती हैं तो वो आभूषण भी पहनती हैं, ठीक है, कि सुंदर लगे। तो उसी तरीके से जब कविता होता है तो बीच बीच में उसको सजाया जाता है आभूषण के तौर पे, और उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार, जिससे शब्दों की शोभा बढ़ जाए। ओके, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्य को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब आते हैं हम लोग रूपक अलंकार। देखिएगा, जहाँ पर उपमान का आरोप तथा अथवा गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय की उपमान का आरोप करके एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रहा तारा, घर ऊषा नागरी। यह क्या है? तो रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, संपूर्ण कविता में उद्बोधन है। संपूर्ण कविता में उद्बोधन है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गति से स्थिरता की ओर गमन हेतु, बी कह रहा है कि स्वर से सन्नाटे की ओर गमन हेतु, सी कह रहा है निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु, डी कह रहा है कि प्रकाश से अंधकार की ओर गमन हेतु। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निष्क्रियता से किसके तरफ हो जाएगा? तो सक्रियता की तरफ हो जाएगा, गमन हेतु। ओके, चलिए आगे देखते हैं, वही चीज आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आज्ञावाचक वाक्य, बी कह रहा है विधानवाचक वाक्य, सी कह रहा है इच्छावाचक वाक्य और डी कह रहा है कि संकेतार्थक वाक्य। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विचारवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? विचारवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वहाँ विचारात्मक वाक्य होता है। वाक्य की बात करते हैं तो शब्दों के सार्थक समूह जिसमें वक्ता का भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य अगर हम बात करते हैं रचना या स्वरूप की दृष्टि से तो ये होते हैं, पहला होता है सरल वाक्य, फिर मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य होते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। ओके, देखिएगा, विधि या विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक।
अब आगे देखिएगा, विधानवाचक की अगर बात करें, जिस बात से किसी बात के होने का बोध होता है, जिससे किसी बात की जानकारी प्राप्त होती है, उसे विचारात्मक वाक्य कहते हैं। हम खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, तब वह आया, तब वह आया। हम खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका, तब वह आया। तो ये सब वाक्य कैसे हैं? तो विधानवाचक वाक्य हैं। ओके, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। ओके, देखिएगा, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कहलाता है किसको? कारक को। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संज्ञा, बी कह रहा है सर्वनाम, डी कह रहा है सर्ग और वी कह रहा है विसर्ग। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, परसर्ग। क्या हो जाएगा? परसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह परसर्ग कहलाता है। अब देखते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संज्ञा या वर्तमान संबंध सूचक हो, उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ओके, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और कारकों के बोधन के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्ति परसर्ग कहते हैं। तो यहाँ कारक दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है विभक्तियाँ। आइए एक एक करके देखते हैं, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाए। देखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने पर संबंध का, के, का, की, के, रा, रे, री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो यह जो होता है 8 होते हैं कारक, जो कि और ये होती है हमारी विभक्ति, अलग अलग विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 72 क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा ही प्यारा है, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओके, चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निर्देशक चिन्ह, बी कह रहा है उद्धरण चिन्ह, सी कह रहा है विवरण चिन्ह और डी कह रहा है हंस चिन्ह। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा, किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके 2 रूप होते हैं, इकहरा होता है और दोहरा होता है। दोनों को देखिएगा यहाँ पे कैसे प्रयोग किया गया है। जहाँ किसी पुस्तक में कोई वाक्य अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, ओके, प्रसाद जी का यह है, तो यह में क्या आएगा? डबल। लेकिन वहीं कमायनी का कथा संक्षिप्त लिखिए, तो यहाँ पे क्या है? कमायनी पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिंगल है और यहाँ पे आपको डबल देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। चलिए देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अभी हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया था, कितने होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को, याद आया? ऊपर आप देख लीजिएगा, इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वही यहाँ पे दिया है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं।
विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयकारक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है कि लाल पीला होना, बी कह रहा है कि लोहा होना, सी कह रहा है कि एक अनार 100 बीमार, इनमें से सभी। ओके, लोकोक्ति कौन सा है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार। यह क्या है? लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिएगा, निम्न लोकोक्ति में एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है जिस चीज के लिए बहुत चाहने वाले हों, एक वस्तु के लिए बहुत चाहने वाले हों, उसके होता है कि एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति कब? देखिएगा, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है जिससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चली निकलती है, तब वह लोकोक्ति हो जाती है। जैसे अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ओके, जैसे लाल पीला होना मतलब क्रोधित होना, लोहा होना मुकाबला करना, यह क्या है? मुहावरे हैं। ओके, तो इस सेशन का हमें उम्मीद है कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें 30 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लोग 15 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो 25 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए और 15 क्या होगा हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 55 देखिएगा, 75 देखिएगा कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्या धन आम, बी कह रहा है कि वी धन आयाम, सी कह रहा है कि वी धन आयाम और डी कह रहा है कि व्यय धन आयाम। अगर हम बात करते हैं व्यायाम का कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हम लोगों का व्यायाम, व्यय धन आम। ओके, तो इसको क्या हो जाएगा? व्यायाम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वी धन आयाम। क्या हो जाएगा? वी धन आयाम को क्या कहते हैं? व्यायाम। ओके, इस तरीके से भी आपको क्या करना है? याद रखना है चीज़ों को और एक एक करके चलना है। आगे हम लोग 76 क्वेश्चन जो है हम लोग अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। और रीट का पेपर संभवतः है कि लगभग 27 तारीख को, कितना? 27 तारीख दूसरा महीना फरवरी 2025 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। संभवतः यह डेट कंफर्म मानी जा रही है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।